नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की रैपिड राउंड रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राज्यव्यवस्था संविधान अर्थात पॉलिटी है। और यूनिट 5 के अंतर्गत इसमें यूनिट 5 में हम मध्य प्रदेश की राज्यव्यवस्था और आयोग के भी कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के और भारत के संविधान को लेकर। निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। सबसे पहले भारतीय संविधान हमने कहाँ से सोर्सेस लिए हैं भारतीय संविधान के। देखिए, BN राव साहब जो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने भारतीय संविधान में 13 अनुसूची, 243 आर्टिकल्स और 15 भाग की लाने की बात की थी। लेकिन 166 बैठकों के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो प्रारूप कमेटी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयास किए। 64 लाख के आसपास का खर्चा आया और हमने विश्व के सबसे बेहतरीन संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को जो है प्रारंभ किया। और इस तरीके से भारतीय समाज के अंदर न्यूनतम संघर्ष की स्थिति बनी रहे, इन बातों को ध्यान में रख के हमने भारतीय संविधान बनाया, जिसमें 395 आर्टिकल्स, शुरुआत में 8 अनुसूची, बाद में 9वें, 10वें, 11वें और 12वें जो है अनुसूची को उसमें जोड़ा गया। इसके साथ ही साथ जो करीब 22 भाग हैं वो इसमें इंक्लूड हुए। वर्तमान में करीब 8 अनुसूची की जगह 12, 395 आर्टिकल की जगह 471, वो भी प्रोसेसेबल है क्योंकि 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं और 22 भाग की जगह 25 भाग भारतीय संविधान में है। तो भारतीय संविधान में हमने सबसे पहले तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया ये जानना है हमको। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारा रूल ऑफ लॉ जो डायसी के सिद्धांत पर बेस्ड है वो हमने लिया। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, स्पीकर का पद, ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ से ली। उस तरीके से हमने अमेरिका से फंडामेंटल राइट, जुडिशरी सिस्टम, सेपरेशन ऑफ पावर और जो प्रियम्बल है उसका कंसेप्ट यहाँ पर लिया। और खासतौर से आर्टिकल 137 में जो जुडिशियल रिव्यू है वो भी हमने यहाँ पर लिया। तो कुल मिलाकर के ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, रूल ऑफ लॉ लिया, लॉ मेकिंग की प्रोसेस जिसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप ली, और स्पीकर का पद लिया। अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिए, जुडिशियल सिस्टम लिया, जुडिशियल रिव्यू लिया, सेपरेशन ऑफ पावर लिया, प्रियम्बल लिया। हालांकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन आया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक के बाद नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, हमने अपने उद्देश्य का जो प्रेम्बल है वहाँ से ही डायरेक्ट उठा ली थी। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि इसकी जो भाषा शैली है, इसका प्रारूप है, वो हमने अमेरिका से लिया। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय संविधान के संदर्भ में, तो हमने कहीं ना कहीं विभिन्न देशों से, जैसे हमने रसिया से मौलिक कर्तव्य लिए, आयरलैंड से DPSP लिया, है ना। ये भी सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखते हुए चलनी है कि हमने कहाँ से और क्या क्या लिया। तो चीज़ें आपको याद होंगी और परीक्षा के हिसाब से हमको पढ़ना है। जैसे पिछली बार उन्होंने मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 8 हैं, 11 हैं, तो उन्होंने 8, वर्तमान में कितने हैं, 11, इस तरीके का प्रश्न पूछा था। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन, वो उन्होंने पूछ लिया था। संसद का निर्माण आर्टिकल 79 में लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से होता है, ये पूछ लिया था। तो सामान्य और सरल तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने को काम की चीजें देखनी है। आप कनाडा से हमने क्या लिया, केंद्र संबंध लिया, राज्यपाल का पद लिया। आयरलैंड से क्या लिया, DPSP लिया, राष्ट्रपति चुनाव लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया कॉन्क्रीट लिस्ट। जर्मनी से हमने लिया आपात उपबंध। जर्मनी से हमने क्या लिया, आपात उपबंध लिया। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि हमने रूस से जो है वो मौलिक कर्तव्य लिए स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। और जो है जापान से जर्मनी लिए, जर्मनी से रूस ने लिया, रूस से भारत ने मौलिक कर्तव्य को लिया। शुरू में 8 थे, वर्तमान में 11 है। इसके अलावा हमने साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली। अब तक 6 संविधान संशोधन हो चुके। फ्रांस से हमने गणतंत्र शब्द लिया और 1935 के संविधान से हमने हूबहू 75% संविधान, 2/3 संविधान को लिया। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय संविधान जो है वो 1935 के संविधान से प्रभावित है। 1935 के संविधान से जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित है। ये हम यहाँ पर अपना डिस्कशन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय संविधान में, तो संवैधानिक विकास यात्रा की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की विकास यात्रा की बात करें तो आज से 250 साल पहले 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। IJMPS के जो है पहले मुख्य न्यायाधीश बने और वॉरेन हेस्टिंग को जो है पहली बार गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, जिसमें कंपनी को पॉलिटिकली कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो ट्रेड पॉलिसी है उसको डिस्कस करने के लिए सेपरेशन किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में। 1813 में ईसाई मिशनरी भारत आए और चीनी
चाय के व्यापार को छोड़कर एक अधिकार तमाम समाप्त कर दिए गए। 2013 की पीएससी में पूछा था। और 1833 के अंदर जो है विलियम बेंटिंग का समय था, और उस समय मेटकाफ ने पेस एक्ट को भी लेकर आया था, एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन था यहाँ से, तो निश्चित तौर पर ये भी पूछ सकता है। और 1853 में सिविल सेवकों के लिए जो है खुली भर्ती परीक्षा जो है वो यहाँ पर आयोजित की गई थी। साथ ही साथ हमारे पाठ्यक्रम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1909, 1935 और 1947 से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको याद रखना कि कम्युनल अवार्ड कहाँ से आया, तो 1909 के एक्ट से जो है कम्युनल अवार्ड आया, और मुस्लिम सेपरेशन इलेक्ट्रल की बात की गई। 1919 में जब मॉन्टेस्क्यू की चर्च बोर्ड आया, उससे प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था है उसको लाने की बात हुई। द्विसदनात्मक व्यवस्था जो लोकसभा राज्यसभा है वो आया। और 1935 के एक्ट से मैंने बताया आपको मैक्सिमम चीजें आई, जिसमें 75% संविधान यहाँ से लिया गया। और अखिल भारतीय संघ का कंसेप्ट भी यही से आई है, पीएससी 2018 में पूछा था। और फाइनली जब वेबल योजना आई 45 में, 42 में क्रिप्स मिशन आया, और उसके बाद जो कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर ही पहली बार भारत में संविधान सभा को लाने पर विचार हुआ, और संविधान सभा को कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर लाया गया। हालांकि 1934 में एम एन राय ने भी कहा था कि भारतीय संविधान बनाना चाहिए। 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की आत्मा से होकर जाना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन संविधान सभा से कैबिनेट मिशन से पूछा हुआ था कि कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर ही जो है वो संविधान सभा को लाया गया। हालांकि स्वराज पार्टी ने भी 1934 में कहा था, क्योंकि स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी, 100 साल पूरे हो रहे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एम एन राय ने भी कहा था, और इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की आत्मा से होकर के जाना चाहिए। तो 296 लोग थे प्रांतों से और स्वायत्त शासन से, और 93 देशी रियासतों से थे। उसमें 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे, 15 महिलाएं थी इसके अंदर। और उसमें बटलर कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है वो देशी रियासतों के एकीकरण की बात की गई, और इस तरीके से जो है संविधान सभा को लेकर के डिस्कशन चालू और संविधान सभा यहाँ पर बनी। फाइनली जो है 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में जो है प्रारूप कमेटी बनी, या आप कह सकते हैं कि इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। प्रारूप कमेटी तो अम्बेडकर जी के नेतृत्व में बनी। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष बने, और इस तरीके से 11 अधिवेशन हुए 2 साल 11 महीने में। और फाइनली 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान इनैक्ट इम्पैक्ट और गिव टू अवर सेल्फ के बाद कहीं ना कहीं अपने मूल रूप में आ गया। और हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो भारतीय संविधान की रूपरेखा बनी। अभी तो बहुत सारी कमेटियां बनी, जिसमें कुछ कमेटियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी हमारे लिए है प्रारूप कमेटी, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनी। और प्रारूप कमेटी के 7 मेंबर थे, गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, मोहम्मद सुद्दाला, बीएल मित्र की जगह एन माधवराव और डीपी खेतान की जगह कृष्णमाचारी। और ये 29 अगस्त 1947 को अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आई। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष नेहरू थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू थे, प्रांतीय संविधान कमेटी के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, नियम संचालन के राजेंद्र प्रसाद थे, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक के सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उस समिति के जेबी कृपलानी थे। एस.सी. मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा में उपाध्यक्ष भी थे, और साथ में अल्पसंख्यक मामलों के जो है अध्यक्ष भी थे। राजेंद्र प्रसाद जी झंडा कमेटी के अध्यक्ष थे। तो लगातार अगर हम देखें तो इस तरीके से भारतीय संविधान को बनाने में बहुत सारी कमेटियों का योगदान रहा। आर्टिकल 1 से 4 में जो है वो भारतीय संविधान से रिलेटेड संवैधानिक चर्चाएं की गई हैं। 5 से 6 में नागरिकता है, 12 से 35 में फंडामेंटल राइट है, 36 से 51 में डीपीएसपी, 51 में मौलिक कर्तव्य है, 52 से 151 में जो है वो यूनियन गवर्नमेंट, 152 से 237 में स्टेट गवर्नमेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पंचायतें 243 में है। उसके बाद हम बात करें तो इस तरीके से भारतीय संविधान की एक रूपरेखा यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे कुल मिलाकर के 12 अनुसूची भी भारतीय संविधान में है। अब वो 12 अनुसूची में पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची है, भारतीय संविधान में कई बार क्वेश्चन आता है, वो है भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि जब देश आजाद हुआ तो उसमें 14 और 6 थे। अब जम्मू कश्मीर और जो दमन लद्दाख है उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, और दमन और दीप को जो है जो 10वें संशोधन से 1961 में जो थे उनको अलग अलग कर दिया गया। तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश वो फर्स्ट शेड्यूल में। सेकेंड शेड्यूल में जो है वो प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनके सब वेतन भत्ते हैं। तीसरी अनुसूची में जो है वो शपथ के बारे में बात है, औथ के बारे में बात है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 244। इसमें वो 10 राज्य जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, और जितने भी जनजातीय क्षेत्र वाले राज्य हैं
वो इसके अंतर्गत शामिल है। तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। उसी तरीके से हम बात करें तो 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बारे में जो अनुसूचियां हैं कि केंद्र के 100 विषय, राज्य के जो 61 विषय, समवर्ती सूची के 52 विषय। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। और इसके अलावा जो 9वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। और साथ ही साथ जो 9वीं अनुसूची है वो 1951 में जुड़ी 9वीं अनुसूची, जिसको भूमि सुधार से संबंधित कहा गया है। और कोहिलो केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पवित्र गाय नहीं है। 284 कानूनों को इसमें डायरेक्टली रखा गया। 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, जो 1985 में आया था 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 11वीं अनुसूची पंचायती राज है, 73वां संविधान संशोधन, 29 विषय। और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका है, जहाँ पे 18 विषयों का प्रावधान रखा गया है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में पूरी पूरी व्यवस्था इस तरीके से संदर्भित है। अब अगर हम बात करें 7वीं अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 240 में 100 विषय रखे हैं केंद्र सूची में और 61 विषय रखे हैं राज्य सूची में। और बीच के जो विषय हैं वह समवर्ती सूची में महत्वपूर्ण विषयों को जो है वो यहाँ पर रखा गया है। और भारतीय संविधान के अंदर जो महत्वपूर्ण विषयों को सारे यहाँ पर समाहित किया गया है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर एक पूरी की पूरी व्यवस्था है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक सपनों का भारत बनाने का प्रयास किया और तमाम प्रकार से चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। अगर हम बात करें संघ राज्य क्षेत्र की, संघ राज्य क्षेत्र की हम बात करें तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 में संघ राज्य क्षेत्र है। और 1 से लेकर 4 में संघ राज्य क्षेत्र है, जिसमें 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है, 2 में नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया है, 30 में नए राज्यों का निर्माण है और 4 में जो है वो कहा गया है कि राज्यसभा सीटों का आवंटन और 1 और 2 और 3 करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं संघ राज्य क्षेत्र में 14 और 6 पहले थे, अभी 28 और 8 हैं। और आज की डेट में संघ राज्य क्षेत्रों के नामकरण को लेकर भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में भारत नए राज्यों का निर्माण और उनके बारे में तमाम प्रक्रिया, जो 2 में 3 में नए राज्यों के निर्माण के क्षेत्र में, एरिया में, बाउंड्री में परिवर्तन करने को लेकर के प्रावधान है। और एक सीधा सा बात है कि भाई पुराने समय में सेशन वाली चीजें थी, कुछ चीजें जो हमारे भारत के अंदर अपने आप शामिल हुई, जैसे चंद्रनगर, माहे, जम्मू कश्मीर है ना। जैसे आज जम्मू कश्मीर है उसको 26 अक्टूबर 48 को शामिल किया गया, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो से शामिल किया गया, जूनागढ़ को मिलिट्री एक्शन से शामिल किया गया। तो ये तमाम जो प्रयास किए गए ये सेशन का परिणाम है। अभ्यर्पण किया गया, स्वयं में समाहित हुए। दूसरा एक्रेडिएशन, एक्रेडिएशन मतलब होता है उपवृद्धि, जोग्राफिकल तरीके से कुछ हमारा हिस्सा है। और तीसरा जो है वो है आपका प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि ऑक्यूपेशन, मतलब कुछ एरिया ऐसे जो हमने किसी को दे दिए थे, बाद में जो है फिर उनसे हमने लेने का प्रयास किया, इसको लेकर विवाद हुआ। जैसे 3 बीघा गलियारा भारत बांग्लादेश, जैसे कच्चा तीबू भारत श्रीलंका। और इसके अलावा कुछ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात है, जिसमें दक्षिण गंगोत्री या फिर मैत्री या फिर आर्कटिक अंटार्कटिका के अंदर जितने भी हमारे हिमाद्री और जो लासवन हिल जैसे एरिया हैं उनको जो है हम वापस स्थापित करने का प्रयास करें। और कुल मिलाकर के भारत नए राज्यों के निर्माण के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण को लेकर प्रयास कर रहा है ना। जैसे सूबे संविधान संशोधन के द्वारा मई 2014 में बांग्लादेश को हमने 7100 एकड़ जमीन दी और सूबे संविधान संशोधन करके 43 साल पुराने भारत बांग्लादेश के विवाद को सुलझाया। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बात है। नागरिकता को लेकर जो भी कानून है वो भारत की संसद को पावर है, व्हाट इज लैंड, व्हाट शुड बी डिसाइडेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और 1971 के बाद असम में जिन भी लोगों की एंट्री हुई उनको जो है एनआरसी एक्ट के अंतर्गत लेके सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के बात की गई। अभी चर्चा भी थी दोहरी नागरिकता को लेकर लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी की रिपोर्ट के कारण ये लगातार चर्चा में रहा। तो ये मान के चलिए कि आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये आप मान के चलिए कि आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं नागरिकता वाले टॉपिक में चीजें पढ़ेंगे, मैं इनको अभी डिटेल में बताऊंगा। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों को लेकर बात करेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया, अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार में जैसे 12 में परिभाषा, 13 में ये कानून ऐसा नहीं बनेगा जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो, नुकसान हो। 14 में ये है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, 15 में कि धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, 16 में अपॉर्चुनिटी को लेकर बात, 17 में अस्पृश्यता का अनटचेबिलिटी, 18 में टाइटल का, 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में अपराध दोष सिद्धि, 21 में प्राणदैहिक स्वतंत्रता, 21 में शिक्षा का अधिकार और कुछ दशाओं में निवारक निरोध के बारे में भी यहाँ पर जो है वो बात की गई है। इसके अलावा 21A में शिक्षा के मौलिक अधिकार को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में यशपाल कमेटी की रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया है
जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य आर्टिकल जहां पर हम चर्चा कर सकते हैं मौलिक अधिकार में, जैसे 22 है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी, 23 है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, 25, 24, 27 है धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर, 29, 30 है माइनॉरिटी को लेकर, और 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रिमिट्स को लेकर, जिसमें 5 प्रकार के रिट के बारे में बात की गई है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भाई सबसे ऊपर ह्यूमन राइट है, उसके बाद लीगल राइट है, उसके बाद फंडामेंटल राइट है। मतलब ह्यूमन राइट इज ग्रेटर देन लीगल राइट एंड लीगल राइट इज ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट को लेकर के भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है। और आमतौर पर हम जब अपनी संवैधानिक परिचर्चा करते हैं तो हमारा डिस्कशन ये इस लेवल पर होता है कि हम जो भी चीजें यहाँ पढ़ रहे हैं, जिस भी तरीके से चीजों को देख रहे हैं, उसको प्रॉपर वे में लेके चले। आपको मैं बता दूं कि हमारी पॉलिटी की किताब भी यहां पर जो है वो न्यू सिलेबस पे अपडेट हो चुकी है, जिसमें पॉलिटी को लेकर हमने पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस संविधान सभा का निर्माण से लेकर चैप्टर 1 मेकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन से लेकर प्रीलिम्स मेंस में जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक को यहाँ पे लिखाने के बाद उसके एमसीक्यू लास्ट के क्वेश्चन और पीछे उसका आंसर राइटिंग ये दिया हुआ है। संविधान निर्माण इसका पूरा चैप्टर, इससे संबंधित पीवाईसी से संबंधित न्यू एमसीक्यू और उसके संविधान की प्रस्तावना, ऐसे करके पूरे 22 भाग ये हमारी किताब में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आ गई है। और बोथ मीडियम में हमारा इंडियन पॉलिटी को लेकर पूरा कंटेंट अपडेट है और अपग्रेड है। आप इनको हमारे नंबर्स पे कॉल करके मंगा भी सकते हैं। तो ये मौलिक अधिकार को लेकर लंबी चर्चा हम अभी करेंगे डिटेल में। मैं एट ए ग्लांस आपको रिवीजन यहाँ पे करा रहा हूँ। अब बात करेंगे डीपीएसपी जो हमने आयरलैंड से लिया, जैसे फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से ली, 39 से लेकर के 51 में भाग 4 में है। 39 में इक्वल वर्क इक्वल पे, 39 में फ्री जुडिशरी जो फैसिलिटीज है, जिसमें नालसा को 1987 में लाया गया है लोगों को लीगल एडवाइस देने के लिए। 39 बी में रिसोर्सेज पे संपत्ति का एक सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात है। 40 में ग्राम पंचायत मणिशंकर लीगल कमेटी भी बनी है इसके लिए। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 41 में काम शिक्षा पाने का अधिकार है। 42 जो है उसके बाद सीधे यहाँ पे 44 है, 44 कॉमन सिविल कोड है, हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड ने लाया। 48 है पर्यावरण संरक्षण है पीताम्बर पंत की रिकमेंडेशन पर। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी आर्टिकल 50 में मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत पर। और आर्टिकल 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति से रिलेटेड है, विश्व शांति से रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर जो इंटरनेशनल पीस की जरूरत है, आज जब इजराइल फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, आज जब रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, तो आर्टिकल 51 की जरूरत है। इसके अलावा आपके जो 42 है आर्टिकल 43 है, उनको भी आप देखें। 45 में आपके निःशुल्क शिक्षा के बारे में बातें हैं। 47 में आपके न्यूट्रिशन के बारे में बातें हैं। 48 में आपके एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बातें। 49 में विश्व धरोहरों के बारे में बातें हैं, तो उनको भी आप देखिए, इंपॉर्टेंट है। और कुल मिला के गांधीवादी, समाजवादी और वेस्टर्न उदारवादी दृष्टिकोण को लेकर, फेबियनवाद को लेकर के पूरे जो डीपीएसपी है वो हमारे लिए बेहद 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 महत्वपूर्ण है। इनको आप पढ़ेंगे, अब इनको हम डिटेल में भी यहाँ देखेंगे। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य है स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 1976 में लाए गए, प्री में क्वेश्चन था। और इसमें 11 मौलिक कर्तव्य आर फंड सिविल सर्विस एग्जाम पीडीपी, और इसको हम शॉर्टकट में याद रख सकते हैं कि आर फंड सिविल सर्विस एग्जाम और पीडीपी। तो परीक्षा में 2 क्वेश्चन यहीं से आ गए थे। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो बोले 8 है कि 11 है। 11 है कि कौन से संशोधन से आया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन से आया, 76 में आया। इसके बाद रिस्पेक्ट करो सभी की, फ्रीडम फाइटर का रिस्पेक्ट करो, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान की, फ्रीडम फाइटर का सम्मान करो, यूनिटी बना के रखो, देश में नेशनलिटी बना के रखो, डिग्निटी मत फैलाओ, कल्चर का रक्षा करो, साइंटिफिक डेवलपमेंट करो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर, पब्लिक प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करो, डेवलपमेंट खुद का समाप्त करो, प्राइमरी एजुकेशन को लेकर बात करो। ये आया था क्वेश्चन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था, 2002 में आया था, और ये शिक्षा के मौलिक अधिकार को लेकर के आया था। तो ये तमाम बातें हैं जिनको हम अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत लेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट आर्टिकल में यहाँ पर कुछ और डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे। आर्टिकल 52 में जो है यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति है और संसद राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनती है। द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में राष्ट्रपति है, पहले राजेंद्र प्रसाद थे। 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। 61 में महाभियोग प्रक्रिया इम्पीचमेंट प्रोसेस है। 63 में उपराष्ट्रपति है ना। और इसके बाद 70 में जो है आकस्मिकता में प्रेसिडेंट के कृत्यों का निर्वहन है। 72 में क्षमादान है, पार्डन है। 74 में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में बात है।
75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, और 76 में महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो पार्लियामेंट के अंदर भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। और 79 में संसद का प्रावधान है, और संसद आर्टिकल 52 राष्ट्रपति, लोकसभा आर्टिकल 81 राज्यसभा 80 से मिलकर बनती है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आया था कि संसद किससे मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लगातार 2-3 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो आर्टिकल 52 से 51 में यूनियन है, फिर 52 से 78 में एग्जीक्यूटिव है, 79 से 122 में पार्लियामेंट है, फिर विधायी शक्ति 123 में है, ऑर्डिनेंस, लोकसभा राज्यसभा किसी एक का सत्व न चलने पर अध्यादेश की स्थिति आएगी और 123 का यूज होगा। राज्य में 213 और केंद्र में 123, फिर 124 से 147 में आपका सुप्रीम कोर्ट है, लास्ट टाइम हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज पूछ रही थी, उसके सीएजी 148 से 151 में, 148 में सीएजी, 149 में उसके कार्य, 150 में ऑडिट अकाउंट, 151 में अपनी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखेगा। और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ अन्य इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, जिनको आपको यहां पर लेके चलना है, काम का बिल्कुल पढ़ना है। 108 में ज्वाइंट सेशन है, लोकसभा राज्यसभा अब तक 3 बार हुआ है, दहेज प्रथा को लेकर, कोटा कानून को लेकर और एक डाकघर बिल को लेकर के। 109 में धन विधेयक है, मनी बिल, ये बताने का पावर लोकसभा अध्यक्ष को है। लास्ट टाइम क्वेश्चन था यहाँ पे, मनी बिल बताने का पावर किसको है और विधानसभा में किसको है, राज्यपाल को। धन विधेयक की परिभाषा है, 11 में राष्ट्रपति अनुमति देगा किसी भी विधेयक को, 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट है, 122 में संसद की कार्रवाइयों की जांच नहीं होगी ये है, और 117 में ये कि वित्त विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो है वो जरूरी है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। एक बार फिर से देख ले, काम के आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठेगा, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हम पॉलिटी को बिल्कुल टू द पॉइंट 360 डिग्री से पढ़ा दे रहे हैं, संविधान सभा से चालू होकर जो है एंड ऑफ सिलेबस। और मेंटल रिवीजन के लिए तैयार रहिए और प्रॉपर सिलेबस सिस्टमेटिक करिए, सेम डे सेम क्लास पढ़ते चलिए, आंसर प्रैक्टिस करते रहिए, एमसीक्यू बनाते रहिए, लर्न करिए, रिवीजन करिए, एमसीक्यू करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, एग्जाम अपने आप निकलेगा। 108 में ज्वाइंट सेशन है, 109 में मनी बिल है, 110 में धन विधेयक की परिभाषा, 111 में पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, 122 में न्यायालयों को संसद की कार्रवाई की जांच न करने से संबंध बातें, 123 में अध्यादेश पावर है, 124 में सुप्रीम कोर्ट है, 137 में जुडिशियल रिव्यू और 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति है। 117 भी याद रखेंगे, वित्त विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जो है यहां पर जरूरी है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। और 143 इस बार पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति। और 148 में सीएजी है, 148 में क्या है भैया, सीएजी है। तो निश्चित तौर पे यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, 123 अध्यादेश ऑर्डिनेंस और 143 इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति लेने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। अब राज्य में हम बात करें तो राज्य के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, 161 में क्षमादान है जैसे उधर 72 में था, 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की 165 में वही स्टेट का महाधिवक्ता है, जैसे वहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 था, 169 में विधान परिषद है, कुछ राज्यों में विधान परिषद है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, यूपी में है, बिहार में, आंध्रा में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में थी, खत्म हो गई है ना, इस तरीके से जम्मू कश्मीर में थी, खत्म हो गई। 174 में राज्यपाल को सत्र बुलाने का अधिकार है, 200 में विधेयक पर अनुमति को लेकर के पावर है, 201 में आरक्षित रख सकता है, जैसे 111 में वीटो पावर है, 214 में हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के जज की उम्र 62 साल याद रखेंगे। अभिलेख न्यायालय है 215 में, अभिलेख न्यायालय है 215 में। तो आप देखेंगे इधर आपने राज्य पे चर्चा हम कर रहे हैं और राज्य से संबंधित बातें हम यहाँ पर देख रहे हैं, काम की चीजें हैं। और 226 में जो है हाईकोर्ट की रिट है, 226 में हाईकोर्ट की रिट है, जैसे आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रिमिट्स के तहत जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पक्षा, इस प्रकार की जो रिट है उनको जो है जारी किया जा सकता है संवैधानिक मौलिक अधिकारों को कोई अगर बाधा पैदा करता है तो। साथ ही साथ 239 से भी लगातार चर्चा में दिल्ली को ऑटोनोमस स्पेशल पावर को लेकर मुख्यमंत्री और वहां के वाइस गवर्नर जो उनके बीच में विवाद होते रहता, 239A दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। और 239AA लगातार अभी चर्चा में भी है। 243B में पंचायतों का गठन है, 243 जो के है वो पंचायती राज के चुनाव है, याद रखेंगे। 243I में वित्त आयोग है, 243P में नगर पालिका है, 243ZD में जिला नियोजन कमेटी है और ZI में जो है सहकारी समिति है।
इसके अलावा ZA में जो है वो नगर पालिका के चुनाव है। साथ ही साथ 244 से 244(1) में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य आर्टिकल भी यहाँ पर काम के देखते हैं, क्योंकि रिवीजन शीट है भैया, वो चीज जिस पॉलिटी को कराने में 4.5 से 6 महीने लगते हैं प्री प्लस मेंस के लिए, प्री के लिए 1.5 महीने और मेन के लिए जो है 3.5 महीने, तो 1.5 महीने प्री के लिए और 3.5 महीने मेन के लिए, उसको हम 1 से सवा घंटे में स्पीड के साथ पढ़ा रहे ताकि रिवीजन हो जाए और क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। 250 में राज्यसभा को पावर है राज्यसूची के विषय पे कानून बनाने का। 100 विषय केंद्र के हैं, 61 राज्य के हैं, 52 समवर्ती के हैं, तो 61 विषयों पे कानून बनाने का पावर राज्यसभा को है। और ये कहीं ना कहीं राज्यों पर कुठाराघात भी है, लेकिन राज्यसभा को 2 पावर है, 312 में अखिल भारतीय सेवा और एक 250। 253 में नदियों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय को लेकर बात है, और 262 में नदी जल विवाद है। इसके अलावा 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद है। इसके अलावा 266 में संचित निधियां हैं, है ना, संचित निधि 266। 267 में आकस्मिकता निधि है। 280 में वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग जो है चर्चा में है। और 300A में जो है वो संपत्ति का अधिकार है, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 से हटा करके यहाँ पर रखा है। इसके अलावा आर्टिकल 301 से 307 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो भी व्यापार और वाणिज्य हो रहा है उसको लेकर के बातें हैं, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि पिछली बार MPPSC ने 322 UPSC के खर्चे से संबंधित एक आर्टिकल पूछकर जो ये हमको बता दिया था कि भाई अंदर से पढ़ो, महिला आयोग में महिला आयोग का गठन 1990 की धारा 10 के अंतर्गत होती, ये पूछ लिया था, इसलिए क्या वो पूछ ले गारंटी नहीं, आप पढ़ के समझाइए। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं है, राज्यसभा को पावर है। 315 में जो है संघ राज्य क्षेत्रों को लेकर लोकसेवा आयोग और ज्वाइंट लोकसेवा आयोग के बारे में बात है। इसमें 322 में उनके खर्चे पूछ लिया था पिछली बार, है ना। 323 में ट्रिब्यूनल है, KT शाह कमेटी की रिकमेंडेशन में। 324 में निर्वाचन आयोग है। 326 में एडल्ट सेफगार्ड है। और ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में 28 मार्च 1990 को लागू हुआ। 330 में लोकसभा में SC/ST के लिए सीटें हैं, ST के लिए 47 है, SC के लिए 84 है, मध्य प्रदेश में SC के लिए 47 है और SC के लिए 35 है। 332 में वही SC/ST के लिए मध्य प्रदेश में सीटों का प्रावधान। इसके बाद जो प्रावधान है ये करंट अफेयर्स से जोड़ करके पूछ सकता है, क्योंकि लगातार अभी 89वें संविधान संशोधन के बाद और 102 संविधान संशोधन के बाद ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। तो 323-30 में लोकसभा SC/ST के लिए सीट है, SC के लिए जो है वो 84 है और ST के लिए 47 है। PSC पूछ चुका है ऑलरेडी 2016 में। और 332 में ये MP में SC के लिए 35 है और ST के लिए जो है 47 है। 338 में SC/ST ज्वाइंट था, परंतु 89वें संविधान संशोधन 2004 में जो 19 फरवरी को हुआ उसके बाद ये ST आयोग बन गया और ये 340 में OBC था। तो यहाँ पर 338B करके जो 102वां संविधान संशोधन बनाया वहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग को जो है रिकमेंडेड किया गया रोहिणी आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पे, और इस तरीके से चीजें। 343 में राजभाषा आयोग है और हिंदी को लेकर के बात की गई है राजभाषा आयोग के बाद। 350A मातृभाषा में शिक्षा देना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा आपात उपबंध को लेकर के भी बातें हैं भारतीय संविधान में। हम 22 भाग को लेकर के बात कर रहे हैं, काम की चीजें हम देख ले रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो है। 352 में नेशनल इमरजेंसी है ना। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर 44वें संशोधन 78 के द्वारा जोड़ा गया, आंतरिक अशांति को हटाकर, है ना, रिबिलियन शब्द को जोड़ा गया। इंटरनल डिस्टर्ब को लेकर 356 में प्रेसिडेंट रूल है और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो अब तक एक बार भी भारत में नहीं लगी है और शायद लगे भी ना, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ अन्य चीजों पे हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन न करने पर असफलता होने पर राज्य को लेकर के प्रावधान है। 361 में प्रेसिडेंट को टैक्स फ्री रखा गया है। 368 में संविधान संशोधन, अब तक 106 संविधान संशोधन हो गए वुमेन्स रिजर्वेशन को लेकर के अगर हम बात करें तो। और इसके बाद कुछ अस्थायी और अन्य प्रावधान है, जिसमें 370 जम्मू कश्मीर को लेकर, 371 महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर, 371A असम को लेकर, 371B जो है नागालैंड को लेकर के, है ना, 371B जो है वो नागालैंड को लेकर के। इसके साथ ही साथ जो है हमारे डिफरेंट जो है आर्टिकल्स जो है यहाँ पर हम आपको देखेंगे कंटिन्यूली, और एक एक चीज पर हम बिल्कुल फोकस करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं, काम की चीजें हम पढ़ रहे हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा
महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हम उनको यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे। जैसे अभी कुछ केशवानंद भारती केस चर्चा में है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि 50 साल इसके पूरे हो रहे हैं। तो देखिए, प्रस्तावना संविधान का मूल भाग है नहीं है, इसको लेकर बेरुवारी केस 1960 ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का मूल भाग नहीं है। लेकिन 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया, उसने कहा कि संविधान का प्रस्तावना मूल भाग है और उसके मौलिक ढांचे के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। क्योंकि 1973 में केस आया, इसलिए इसके 50 साल हो रहे हैं। इसलिए केशवानंद भारती केस कब आया पूछ सकता है, क्योंकि एक बार शिक्षा के मौलिक अधिकार को लेकर जो 21A में 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली चर्चा थी, तो उन्नी कृष्णन वर्सेस भारत संघ राज्य पूछ लिया था 21A के संदर्भ में। इसलिए हमको तैयार रहना है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जब उन्नी कृष्णन पूछ सकता है तो निश्चित तौर पर जो है वो आपको कहीं ना कहीं केशवानंद भारती केस भी पूछ सकता है। उन्नी कृष्णन केस हुआ था जब 21A को लेकर के चर्चा हो रही थी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के संदर्भ में, तो उस समय जो है उन्नी कृष्णन केस लगातार सुर्खियों में था। और इन तमाम बातों में ये बात सामने आई कि केशवानंद भारती ने ये कहा कि हम संविधान के मौलिक ढांचे के साथ छेड़खानी किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते, और किसी भी स्थिति में संविधान के मौलिक ढांचे के साथ छेड़खानी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मौलिक ढांचे के साथ छेड़खानी जो है अनुचित है और कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। एक बार तो मौलिक अधिकार को हल्का सा फिर देख लेते हैं रिवीजन के संदर्भ में, क्योंकि मौलिक अधिकार मौलिक करते हुए डीपीएसपी से कम 4 प्रश्न आएंगे। मैं आपको बता दूं, संविधान सभा से एक आएगा, संविधान संशोधन से एक आएगा, और इस तरीके से भाग 3 में 12 से 35 में अमेरिका से लिए, पहले 7 थे अब 6 है। 78 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें संपत्ति के अधिकार को 31 से हटाकर 300A में जगह दी और वर्तमान में कानूनी अधिकार है। 14 से 18 में समता का अधिकार है, 14 विधि की समक्ष समानता, 15 धर्म जाति लिंग वंश भेदभाव, 16 लोक नियोजन के अवसर की समानता, 17 स्पष्टता का, 18 उपाधियों का, 19 से लेकर के 22 में स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर बात है। 19 में स्वतंत्रता के व्यक्ति है, 20 में जो है दोष सिद्धि है, 21, 22 जो है वो तमाम प्रकार की स्वतंत्रता से रिलेटेड बातें हैं। 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा माइनॉरिटी से रिलेटेड बातें हैं। 23-24 में एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है। 25 से 28 में जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, रिलीजियस से रिलेटेड बातें हैं तमाम प्रकार की। तो ये कुल मिलाकर के आपको हल्का फुल्का दिमाग में यहाँ पर सेट करके रखना है। सारे के सारे जितने भी हमने यहाँ पर आपको प्रावधान बताए। तो मानवाधिकार दिवस जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, उसके पीछे भी मंशा है कि भारत में मौलिक अधिकारों को लेकर के एक पटापेक्ष बना रहे और किसी भी प्रकार से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, और हर स्थिति में जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है वो ऐसी स्थिति में रहे कि उसके हित कभी भी उसको जो है दुष्परिणाम ना दे और न्यूनतम संघर्ष की स्थिति ना बनी रहे। अब 14 में कहा विधि के समक्ष सभी बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमने ब्रिटेन से लिया, यूके से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने यूएसए से लिया है। उत्तर के से 15 में कहा धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, हो रहा है, सेना के अंदर महिलाओं को कमेंट्री है। 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता है। 17 में अनटचेबिलिटी की बातें हैं, 17 मतलब खतरा, आपको याद रखना है, अनटचेबिलिटी को लेकर बातें, और 18 में जो उपाधियों के अंत को लेकर बातें। हालांकि भारत रत्न को सम्मान माना गया, उपाधि नहीं। हालांकि 1977 से 80 में इसको बंद कर दिया गया था। हाल ही में 5 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न 2 जनवरी 54 से चालू हुआ है। करंट अफेयर्स में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। अब बात करेंगे हम प्रॉपर तरीके से अनुच्छेद 19 में क्या है। तो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स को लेकर 6 प्रकार का आपका जो 6 रेसिडेंस की स्वतंत्रता, प्रोफेशन की है, मूवमेंट की है, आपको जो है अपनी स्पीच आप कर सकते हैं, एक्सप्रेशन की पावर है, तमाम प्रकार की चीजें। 20 में आपको दोष सिद्धि अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट एंड कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, पर्सनल लाइबिलिटी की बात है, राइट टू लाइफ की बात है, आत्मदाह नहीं कर सकते आप। 21 से लगातार इंपॉर्टेंट है, 2002 में 86वें संविधान संशोधन से 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में भी जुड़ा है। शिक्षक अधिकार और कस्तूररंगन कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद जब नई शिक्षा नीति आई तो इसके कई मायने बदले हैं। शायद यही कहा है कि मध्य प्रदेश में 8200 जगह जो है सीएम राइस जून 2021 से खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है शिक्षा के अधिकार को ध्यान में रख के। 22 में
गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संबंधित कानून है, टाडा है, पोटा है ना, ये तमाम प्रकार की चीजें हैं। अगर हम 19 के अंदर जाके डिटेल में और थोड़ा देखें एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो 19(1)(a) में जो है वो एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है 19(1)(a) में, बी में सम्मेलन किया है, सी में संगम साहित्य, और 2011 में जो है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमिटमेंट से सहकारी समिति को जोड़ा गया है। इधर उधर घूमने की छूट है डी में, ई में आपके बसने की छूट है, सेटल की होने की, ऐप को जो है यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को हटा के 300(a) में लेके जाया गया है। तो ऐसा कोई भी प्रावधान जो 19 के अंदर डिटेल में पूछता है वो आपको याद रखना है और प्रॉपर तरीके से याद रखना है, ना भूलने वाली कंडीशन में याद रखना है। इसके साथ ही साथ आप 23 और 24 की बात करें तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, आप चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते, इसके लिए गुरुपर स्वामी कमेटी बनी। क्लास 17-14 में जब बीबीए बचपन बचाओ अभियान चलाया, 20 लाख बच्चों को बाल श्रम करने से रोका, तो उनको नोबेल कमेटी ने मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल प्राइज दिया। और बाल संरक्षण कानून को लेकर तमाम प्रयास है, प्रियंक कानून को जो है कानून संरक्षण आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया है। 24 के अंदर ये खतरनाक कामों में छोटे बच्चों को नहीं लगाया जाएगा और इस तरीके से किसी भी चाइल्ड का शोषण नहीं किया जाएगा। ये तमाम बातें यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा जो अगला मेन पॉइंट है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता है कि आपको कंसाइंस अपने धर्म के प्रचार प्रसार की छूट देता है। 26 में धार्मिक मामलों के मैनेजमेंट की बात है। 27 में टैक्स से संबंध अभिवृद्धि को लेकर बात है, क्योंकि हाल ही में केरला गवर्नमेंट ने कुछ मंदिरों पर टैक्स लगाया, लगातार चर्चा में है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को लेकर के बात की गई है, चाहे वो मदरसे हो या कुछ इस प्रकार के हिंदू संस्थाओं से संबंधित कुछ शिक्षण संस्थाएं हो, तो इसको लेकर के बातें हैं। 29 में माइनॉरिटीज को लेकर के बातें, क्योंकि 22 सूत्रीय कार्यक्रम मनमोहन सिंह सरकार के समय चर्चा में था। माइनॉरिटीज को लेकर नया सर्वेला योजना चल रही है, तमाम चीजें। हाल ही में मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन के अलावा यहूदी को भी माइनॉरिटीज में शामिल किया गया है। इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग भी है। 29(1) में जो है भाषा लिपि का संस्कृति का संरक्षण को लेकर बात है। हाल ही में जल्लीकट्टू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल्चर से रिलेटेड है, सतर्कता के साथ इसको आप कर सकते हैं। 29(2) में जो है शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये बोला गया है। 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का पावर है और 350(a) में मातृभाषा में शिक्षा दी जा सकती है। ये प्रावधान भी कहीं ना कहीं यहाँ पर किया गया है। आर्टिकल 31 को 300(a) में लेके चले गए हैं और वो अब कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, अब फंडामेंटल राइट नहीं है। 32 में जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसका जो है हनन होने पर जो है वो 16 महात्मा अम्बेडकर जी ने इसको कहा है। जैसे पूछेगा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा किसने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। और 32 मौलिक अधिकार ही नहीं है, बल्कि जितने भी प्रकार के अधिकार हैं उनके संरक्षण के लिए एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल रिमिट्स है। और इसमें 5 प्रकार की रिटों के बारे में बात है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, 24 घंटे सशरीर गिरफ्तारी को लेकर अधिकार, प्रत्यक्ष किस अधिकार से, क्योरेंटो, सैनिटरी अर्थात उत्प्रेषण, कोई भी गलत काम को रोकना, कार्यगत प्रतिषेध के बारे में बात है। प्रतिषेध मतलब किसी चीज को रोकना, और मैंडामस मतलब हम आदेश देते हैं। अमेरिका जैसे देशों में 6वीं रिट भी है जिसको हम लोग इंजेक्शन कहते हैं। और आर्टिकल 32 में जैसा सुप्रीम कोर्ट है वैसे 226 में हाई कोर्ट में भी हम किसी मामले में रिट दायर कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना, हाई कोर्ट की रिट जो है वो आपका हाई कोर्ट की रिट है, आपको याद रखना। इसके अलावा आपको 33, 34, 35 भी इसलिए याद रखना है क्योंकि 370 खत्म होने के बाद 35(a) को भी खत्म किया गया है दीपक पटगांवकर कमेटी की रिकमेंडेशन पर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 33 में आपके सैन्य बलों के फोर्सेस की यूज है। 34 में मार्शल लॉ है। 35 में है कि हम समय समय पर मौलिक अधिकारों को लेकर नए कानून बना सकते हैं, बस अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती केस हम मौलिक ढांचे के साथ छेड़खानी ना करें, क्योंकि मौलिक ढांचे के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। और 35(a) को भी कहीं ना कहीं हटाया गया। और ये लगातार शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ राज्य जो 1950 में हुआ, उसने कहा संशोधन हो सकता है। सज्जन सिंह वर्सेस भारत संघ 65 में कहा संशोधन हो सकता है। लेकिन गोलकनाथ वर्सेस भारत संघ ने 67 में कहा कि ये एक प्रकार से डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग है और भविष्यलक्षी अध्यारोपण का सिद्धांत है। मूल संविधान के ढांचे के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। और बाद में जब 1971 में 24वां संविधान संशोधन हुआ तो ये कहा गया कि हाँ, हम कोई ऐसा कानून ना बनाए जिससे हमारी मूल भावना को ठेस पहुंचे। तो 24वें संशोधन 71 के बाद कुछ चीजें बदली और केशवानंद भारती केस पर 73 में कहा गया कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें मौलिक अधिकार भी आता है और उसकी भावना को ठेस पहुंचा के हम काम ऐसा नहीं कर सकते। मिनर्वा मिल केस जो 1980 में आया उसने भी ये साफ साफ कहा कि हम मौलिक ढांचे के छेड़खानी के बगैर फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको फंडामेंटल राइट में संशोधन सज्जनी प्रसाद ने भी कहा, शंकरी प्रसाद ने भी कहा, सज्जन सिंह ने कहा, गोलकनाथ ने कहा नहीं कर सकते,
गोलकनाथ ने कहा ये अनुच्छेद 13 का उल्लंघन है। बाद में 24वां संशोधन ला करके ये बोला गया है कि हाँ कर सकते हैं, बस वर्तमान स्थिति है कि संसद फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकती है, बस उसके लिए फंडामेंटल राइट के लिए विशेष बहुमत चाहिए और कोई मूल ढांचा है तो उसके साथ आप उसको नुकसान ना पहुंचाएं। और इस बात को जो गोलकनाथ के द्वारा कही गई लगातार जो है 24वें संविधान संशोधन के बाद चर्चा का विषय रहा 1971 में कि ऐसा कैसे, तो आज से 50 साल पहले केशवानंद भारती ने कहा संशोधन संभव है पर मूल ढांचे के साथ छेड़खानी नहीं। और यही बात को 80 में मिनर्वा मिल केस में भी कहा गया। तो फंडामेंटल राइट पे चेंज हो सकता है परंतु संसद के अंदर विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी, साधारण बहुमत से काम नहीं होगा। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मौलिक ढांचे के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी, है ना। तो हमने देखा सिलेबस में संविधान सभा हमने पढ़ा, साथ साथ में संविधान संशोधन में हम पढ़ ले रहे हैं काम के। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट और ड्यूटी में कंपैरिजन के साथ हम डीपीएसपी भी देख रहे हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार के भी काम की चीजें हमारी चल रही है। अब डीपीएसपी को हमने लिया आयरलैंड से, अब आयरलैंड से लिया सोशलिज्म के आधार पर, गांधीज्म के आधार पर, वेस्टर्न लिबरलाइजेशन के आधार पर। 38 में वेलफेयर का काम होना चाहिए। 39 में यह है कि भाई समान कार्य समान वेतन को लेकर के बात होना चाहिए। और स्मॉल 39 स्मॉल ए में कहा इक्वल वर्क इक्वल पे, इक्वल वर्क इक्वल पे, इक्वल वर्क इक्वल पे, इक्वल वर्क इक्वल पे, याद रखेंगे आप। नालसा भी बनाया गया है निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए 1987 में, ताकि गरीब कमजोर तबके के लोगों को फ्री में न्याय मिल सके। 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में बात की गई, विलेज पंचायत, मणिशंकर हेयर कमेटी ने पंचायतों में सुधार की बात की है। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73 74 संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। संवैधानिक दर्जा जो है एलएम सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन में 86 में दिया गया। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पहली बार पंचायती राज चालू हुआ था। महात्मा गांधी ने कहा था 1000 गलती करने दो लेकिन ग्रामीण भारत को आगे बढ़ाओ। और चोलों के समय से जो है भारत में लोकल गवर्नेंस को बढ़ावा देने का काम चल रहा है। 41 में राइट टू वर्क है। 42 में मैटरनिटी रिलीफ की बात है। हाल ही में 24 सप्ताह से बढ़कर 26 हो गया चर्चा में। हालांकि ब्रह्म स्वरूप कमेटी कहती है कि पिता को भी 15 दिन का अवकाश मिलना चाहिए पिता बनने पर। 43 कहता है मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, इसके लिए भूतलिंगम कमेटी बनी है। और 117 रुपए पर डे मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, इसको लेकर बात हुई है। और अब जो 7वां वेतन आयोग है उसके बाद जो नेक्स्ट वेतन आयोग बनेगा वो इस पर क्या जजमेंट लेता है, किस प्रकार के लोगों के वेजेस को लेकर बात करता है, इंजीनियरों के भत्ते को लेकर बात करता है, पता चलेगा। उसके बाद 43 में पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट को लेकर के बातें हैं, कार्मिकों को भागीदारी। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। गोवा अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बात करता था कि पहला लीगल राज्य जो है उत्तराखंड है जिसने अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके रूल एक जैसे रहेंगे। आर्टिकल 45 में निःशुल्क फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात है। 46 में SC ST के लिए इकोनॉमिकल और एजुकेशनल अपलिफ्टिंग के बारे में बात है। 47 में जो है वो न्यूट्रिशन के बारे में बात है। अभी बीच में मैगी बंद कर दिया था कैडमियम ज्यादा होने से, क्योंकि उससे आउच इटाई रोग हो रहे थे। तो न्यूट्रिशन बेस्ड चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पानी, विटामिन, कैसा क्या प्रोटेक्शन होता है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट होना चाहिए, कुपोषण नहीं होना चाहिए, तमाम बातें हैं जो फंडामेंटल राइट के साथ डीपीएसपी में है। 48 में एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को लेकर बात है। और काउ किलिंग को लेकर गौहत्या को बंद करने वाला पहला राज्य भारत का मध्य प्रदेश है। तो 48 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही 49 जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 49 में पर्यावरण संरक्षण के, 48 में इन्वायरमेंट संरक्षण के बारे में बात है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट के बारे में बात है, पीताम्बर पंत कमेटी की रिकमेंडेशन पर 80 में विभाग, 85 मंत्रालय बना। 49 में जो है वो ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के बारे में बातें हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट के बारे में बातें। 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में बातें। 51 में इंटरनेशनल पीस के बारे में बातें, विदेश नीति के बारे में बात। तमाम प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि डीपीएसपी जो हमने कहीं ना कहीं लिया हुआ है आयरलैंड से, उसमें क्या क्या बातें हैं आप एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा फीका है, मैनेज कर लीजिएगा। 36 में डेफिनेशन है, 38 में वेलफेयर है, 39 में आपके इक्वल जस्टिस की बात है, 40 में ग्राम पंचायत है, 41 में इक्वल वर्क है, 42 में आपके मैटरनल ड्यू है, 43 में आपके वेजेस है, 43A में आपके कर्मचारियों का काम में भागीदारी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 43B में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उसके बाद आपके 45 में जो है यहाँ पर मैंने बताया आपको 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात है। SC ST के लोगों को सामाजिक और शैक्षणिक विकास को लेकर के बातें हैं। 47 में न्यूट्रिशन को लेकर बातें हैं। 48 में एनिमल हस्बेंड्री को लेकर बातें हैं। 48 में इन्वायरमेंट को लेकर बातें हैं। 49 में जो नेशनल इंपॉर्टेंट चीजें उनके प्रोटेक्शन के बारे में बातें हैं। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बारे में बातें हैं। इंटरनेशनल पीस के बारे में जो बातें हैं वो आर्टिकल 51 में है। तो ये डीपीएसपी के अंदर सारी चीजें हैं। इसके बाद ही
हमारा एक टॉपिक जो है वो मौलिक कर्तव्य है। तो मैंने बताया कि स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन में मौलिक कर्तव्य लाए गए और 1976 में लाए गए। तो 1976 में लाए गए, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाए गए और स्वर्ण सिंह कमेटी से लाए गए। और इसका मैंने फार्मूला बताया, आर फंड सिविल सर्विस एग्जाम और आपका पीडीपी। तो देखिए, पहला है संविधान का आदर करें, संविधान का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन में जिन्होंने देश को आजाद कराया, ऐसे नोबल आइडियाज लोग जो है उनके स्ट्रगल को याद रखें, चेरिश करें उनको, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें, देश की रक्षा के लिए सदैव आह्वान होने पर तैयार रहें और हमेशा भारत की आर्मी के भरोसे देश नहीं स्वतंत्र होगा। उनको जब भी मदद की जरूरत होगी सद्भाव बना के सेवा के लिए तैयार रहें। तो रिस्पेक्ट हो गया, फ्रीडम फाइटर, यूनिटी, नेशनलिटी हो गया। इसका डिग्निटी नहीं फैलाना है, देश में जो है डिग्निटी, लड़ाई झगड़े, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म, ये सब नहीं फैलाना है। असहनशीलता की बात होनी चाहिए, समरसता होना चाहिए, संस्कृति को लेकर बात होनी चाहिए, कल्चर को लेकर बात होना चाहिए, इन्वायरमेंट को लेकर के बात होना चाहिए, वैज्ञानिक साइंटिफिक दृष्टिकोण को लेकर बात होना चाहिए। हमने बोला ना, आर होना चाहिए फंड, है ना, रिस्पेक्ट, फ्रीडम फाइटर, यूनिटी, नेशनलिटी, डिग्निटी। सीएससी कल्चर होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए और आपका साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसके बाद 3 और है, पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर बात, पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर बात, वैज्ञानिक सोच कर पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर के बात, उसके बाद पब्लिक स्वयं का विकास, समाज का विकास, देश का विकास, डेवलपमेंट खुद का, समाज का, देश का। और आखिरी में 6 से 14 साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देना चाहिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। तो तमाम बातें हैं, इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा हमने नागरिकता को लेकर चर्चा करी थी। अब कुछ अन्य आर्टिकल है जिनको एक बार हम यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। जैसे हमने 123 की बात की थी, ऑर्डिनेंस की, इसको आप याद रखेंगे। 123 को, 75 को याद रखेंगे, मंत्रियों की संख्या, है ना, ये 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 15% से ज्यादा मंत्रिमंडल नहीं होगा, 2003 में आया था। 124 में सुप्रीम कोर्ट है, 141 सुप्रीम कोर्ट की बातें आने के लिए बाध्यकारी होंगी, 212 हाई कोर्ट है, 300 राइट टू प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो है हमारे जो काम किया मैंने बता ही दिया था आपको, इमरजेंसी से संबंधित प्रावधान, धन विधेयक 110 है, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण है, 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया था 143 पे। मैंने ऑलरेडी आपको एक लॉन्ग टर्म डिस्कशन किया था। और मेंटल लेवल पर आप रिवीजन के लिए तैयार रहिए, सुनिए, प्रॉपर लिखिए और एक एक चीज को कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास करिए। तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा और होना भी चाहिए, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब हमारे सिलेबस में राष्ट्रपति महोदय भी हैं। अभी द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारी राष्ट्रपति हैं और ये 52 में जो है भारत के राष्ट्रपति को लेकर के प्रावधान है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को लेकर के कुछ बातें हैं, जिसमें राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, तो इसमें 35 साल होना चाहिए, भारत का नागरिक, लाभ का पद न हो, शपथ इसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, कार्यकाल इसका 5 साल, तनख्वाह इसकी 5 साल, त्यागपत्र होने पर 6 माह के अंदर चुनाव, वेतन 5 लाख। मैंने बताया आपको उम्मीदवार होने के लिए क्या स्थिति है, ये मैंने आपको बताया। इसके साथ जो इसमें कुछ और काम की बातें हैं, है ना, उसमें आर्टिकल 72 में क्षमादान शक्ति है, हमने डिस्कस किया। हमने 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर बात करी, 123 में हमने बात करी अध्यादेश ऑर्डिनेंस को लेकर, 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह को लेकर। ये चारों आर्टिकल को आप राष्ट्रपति में जरूर याद रख के जाइए, क्योंकि प्रश्न अगर बनना होगा तो यहीं से बनेगा। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, है ना, और ये देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर के जो है संसद होती है। क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है। 123 में अध्यादेश, 72 में क्षमादान और 143 इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। 352 राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन, 356 और 360 जो है वित्तीय आपात, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल है जो आपको ऐसे याद रखना चाहिए। 52 में राष्ट्रपति है, 53 में उनका एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, कार्यपालिका संबंधित बातें, 54 में मतदाता कौन कौन होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर, सभी विधानसभा के निर्वाचित मेंबर, दिल्ली और पांडिचेरी के। इसके अलावा 56 में निर्वाचन पद्धति है, उनका एकल संगमणि पद्धति से चुनाव होगा। 56 में उनकी पदावधि है, 57 में उनका पुनर्निर्वाचन है, रीइलेक्शन है, 48 में उनकी एलिजिबिलिटी, 58 में उनकी एलिजिबिलिटी है, 59 में उनका जो है वो कंडीशन या शर्तें हैं, 60 में उनकी औथ या शपथ है, 61 में महाभियोग प्रक्रिया इम्पीचमेंट है, 62 में होगा कि कार्यवाहक जिम्मेदारी उनको राष्ट्रपति को जो है वो दी जाएगी। और इनके निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेता है, कई बार इस तरीके का प्रश्न भी परीक्षा में बन जाता है। तो एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में
पहले हुआ करते थे वो भाग नहीं लेते, और बालक कला साहित्य समाज वाले। तो लोकसभा के निर्वाचित मेंबर, राज्यसभा के निर्वाचित, सभी विधानसभाओं के मेंबर 28 राज्यों के और दिल्ली पांडुचेरी के जो है एमएलए भाग लेते हैं। इसके अलावा इनका चुनाव अनुपातिक संक्रमण पद्धति से होता है। जब तक किसी एक को 50% से ऊपर नहीं मिल जाते, चुनाव कंटिन्यू चलता रहता है। और इस चुनाव के अंदर एमपी एमएलए के वोटों के लिए एक फार्मूला प्रोसेस होता है। वो फार्मूला प्रोसेस ये होता है कि एमएलए का वोट जो है वो काउंट किया जाता है, और उसके काउंटेशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप ये समझिए कि एक एमएलए के वोट को चुनने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या, मान लीजिए मध्य प्रदेश की 7,26,26,809 बटे वहां 1971 के आधार पर रहेगा, लेकिन उस राज्य के विधानसभा कितने एमएलए इंटू 1000। तो ऐसे अगर हम एमएलए का मत का मूल्य निकालेंगे तो एक एमएलए का मत का मूल्य निकलेगा 4120। और संघीय संतुलन के सिद्धांत पे सांसद के मत का मूल्य कैसे निकलेगा? सभी राज्यों के विधायकों का मत का मूल्य बटे लोकसभा और राज्यसभा के कुल मेंबर। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मत का मूल्य 708 होता है, और कुल एमएलए कितने हैं? 776। तो आप अंदाज लगाइए। और कुल एमएलए कितने हैं? 4120। अब अलग अलग राज्यों के एमएलए का मत का मूल्य अलग अलग होता है। तो ये हम लोग मेंस में बहुत डिटेल में देखेंगे, यहां मैं नहीं समझता, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और संसद विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये हमको यहाँ पर प्रॉपर याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद हम बात करें तो अनुच्छेद 61 में जो इम्पीचमेंट प्रक्रिया है और राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो बातें हैं वो 61 में है। सबसे पहले प्रस्ताव जाएगा 1/4 से, उसके बाद राष्ट्रपति 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा, फाइनली राष्ट्रपति सफाई देने का मौका मिलेगा, बाद में 2/3 से महाभियोग प्रक्रिया चालू हो जाएगी, और इस तरीके से इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा उनको हटा दिया जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी पहले थे, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, फिर जाकिर हुसैन जी थे, वीवी गिरी थे, फिर एम हिदायतुल्ला थे, उसके बाद फिर वीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद थे, फिर बीडी जत्ती, फिर नीलम संजीव रेड्डी थे, ज्ञानी जेल सिंह थे, फिर उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन, फिर अब्दुल पाकिर, जैनुलुद्दीन कलाम, एपीजे कलाम 2 से 7 में थे, फिर प्रतिभा पाटिल 7 से 12 में थे, प्रणब मुखर्जी जी 25 जुलाई 12 से लेकर 25 जुलाई 17 तक थे, रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 17 से लेकर फिर 22 तक थे। उसके बाद फिर जो है हमारी आपके द्रौपदी मुर्मू जी आ गई। अब उपराष्ट्रपति को लेकर के हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है, क्वेश्चन आ सकता है। उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में? 63 में। 64 में पदेन सभापति होगा राज्यसभा का, अनुपस्थिति में कार्यवाही करेगा। निर्वाचन 66 में, कार्यालय पुनर्निर्वाचन 68 में, 69 में शपथ, 70 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भाग नहीं लेगा। पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली जो थे राधाकृष्णन थे, और अभी जो है आपको पता ही है 71 में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंटरफेयर नहीं करेगी, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, जगदीप धनखड़ अभी उपराष्ट्रपति, चलिए याद रखेंगे। अब वर्तमान में लोकसभा के अंदर क्या स्थिति है इसको समझिए। लोकसभा में 543 मेंबर है, कार्यकाल 5 साल का है। 42वें संशोधन से कार्यकाल 6 साल हो गया था, लेकिन 44वें संशोधन से वापस जो है फिर 5 साल हो गया। अभी मेंबर 543 है, नई संसद में 888 बैठेंगे। और राज्यसभा के अंदर 243 लोग हैं, उम्र इसके लिए 30 साल चाहिए। और यही राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर के तीनों जो है वो संसद का निर्माण करते हैं। राज्यसभा को 352 में नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का पावर है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी की, है ना। और आर्टिकल 74 में जो है प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के कार्यपालिका कार्यों के निर्वहन को सलाह देने के लिए प्रबंधन की मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा, इंपॉर्टेंट है। और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति वह जिम्मेदार रहेगी 75(3) के अंतर्गत, ये आपको याद रखना है। और 1 माह के भीतर जो है सदन में विश्वास मत हासिल होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। करंट अफेयर्स में हमने विश्वास मत पढ़ाया था। इसके अलावा एक चीज आपको याद रखनी है, आर्टिकल जो 78 है, आर्टिकल 78 ये कहता है कि राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनको पीएम के शासन के मामले में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, उनको खुद अपने एक्टिव रह करके सूचना सलाह मांगने का पावर है। आर्टिकल 78 को आईएमपी लगा ले आप कि राष्ट्रपति को पीएम से सलाह तो नहीं, लेकिन हर मामले में इंफॉर्मेशन सूचना लेने का पावर है, और ये आपको दिमाग में रखना है। और 15% से ज्यादा मंत्रिमंडल नहीं हो सकता 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमिटमेंट के अनुसार, ये आपको याद रखना है। 2003 में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमिटमेंट हुआ था, तो इसलिए इसको आप बिल्कुल जहन में रखें, अपनी याद रखें, है ना। कुछ देर के अंदर लगभग हमारे कंप्लीट हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी देख ले। 76 आर्टिकल में महान्यायवादी है, जिसमें कहा कि भारत का एक विधि अधिकारी होगा, और जो 10 साल के अनुभव के साथ बनेगा, संसद में भाग लेगा, बोलेगा, लेकिन मतदान नहीं करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहेगा। 143 में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब हमने जैसे केंद्र सरकार पढ़ा,
वैसे ही हमको राज्य सरकार पढ़ना है, तो राज्य सरकार में हमको सिर्फ याद रखना है कि भाई 152 से 167 में राज्यपाल है और राज्यपाल भी 153 में है। मैं मध्य प्रदेश की पॉलिटी में इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ देख लो। तो राज्यपाल हमारे यहाँ जो है 153 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल होता है। और ये याद रखना, इसके बाद मध्य प्रदेश में जैसे मंत्रिपरिषद होती है वैसे अन्य राज्यों में मंत्रिपरिषद होती है। तो 163 में सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, 164 में राज्यपाल नियुक्ति करता है, 165 में एडवोकेट जनरल होता है, 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, 213 में ऑर्डिनेंस होता है और 333 में एंग्लो इंडियन वाली बात है जो हाल ही में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दी गई है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। इसके बाद हम जुडिशरी की बात करें, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 124 में एक मुख्य न्यायाधीश 33 मिलाकर 34 है, 25 हाई कोर्ट्स हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो अपना जुडिशरी को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहते हैं, जिस पर हमने एक लंबी चर्चा ऑलरेडी पहले भी करी है। अभी हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज पूछ लिया था कितने साल होता है, 62 साल होता है, तो वो आपको याद रखना है। बाकी के जितने आर्टिकल हैं उनको आप लेके चलिए, है ना। 213 भी याद रखिए, राज्यपाल के अध्यादेश से रिलेटेड है। 266 संचित निधि, 267 आकस्मिकता निधि, 280 वित्त आयोग, है ना। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट एरिया हैं ये बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से याद करके चलना है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का भी। और संसद बनती है किससे? प्रधानमंत्री जी से, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति जी से, ये आपको याद रखना है। अब जो 7वीं अनुसूची है वो मैंने आपको अभी भी बताई थी, एक बार फिर मैं बता दूं कि वर्तमान में इसमें 100 विषय हो गए हैं 7वीं अनुसूची में, और 7वीं अनुसूची में 100 विषय हो गए हैं। और इसके बाद ये राज्य सूची के विषय करीब 61 हो गए और 52 विषय संवर्ती के हो गए कॉन्क्रीट के। और 250 में राज्यसभा को पावर है, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पे कानून बनाने का पावर जो है वो राज्यसभा को है, याद रखेंगे। अब ये बात करते हैं संसद की, संसद कैसे बनती है। मैं लगातार बोल चुका हूँ और मेरे पढ़ाई से चीजें कहीं बाहर नहीं जाती। लोग वो पढ़ाते हैं जो उनको आता है, हम वो पढ़ाते हैं जो एग्जाम के दिन आता है। देखिए हमने सरल करके फॉर्मूला बनाया था, सा 79 संसद, रा राज्यसभा, ला लोकसभा, और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलाकर जो है वो पार्लियामेंट है। और 82 में परिसीमन आयोग है, डेलिमिनेशन कमीशन, 52 में बना, 62 में बना, 72 में बना, 2002 में कुलदीप सिंह जी के नेतृत्व बना, और 5वां जो बनने वाला है वो डेलिमिनेशन कमीशन जो है वो 2026 में बनेगा, जो परिसीमन करेगा। तो ये याद रखें आप। 245 में संसद को कानून बनाने का पावर है और 254 में समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। 250 में राज्यसभा को कानून बनाने का पावर है और 262 में नदी जल विवाद से संबंधित तमाम प्रकार की बातें हैं जो आपको यहाँ पर दिमाग में रखनी है। लोकसभा, राज्यसभा, ये ऑलरेडी हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ये बात अलग है। वर्तमान में लोकसभा राज्यसभा की खराब कार्बन कॉपी होती जा रही है। लोकसभा वर्तमान में खराब कार्बन कॉपी होती जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद रखने चाहिए। 52 याद रखना चाहिए प्रेसिडेंट आपको। इसके बाद 81 याद रखना चाहिए आपको, आपका 61 याद रखना चाहिए उसका इम्पीचमेंट प्रोसेस। 63-64 उपराष्ट्रपति याद रखना चाहिए। 87 जो है विशेष अभिभाषण याद रखना चाहिए। 88 चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन याद रखना चाहिए। 89 में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस याद रखना चाहिए। बाकी तो आर्टिकल बहुत सारे हैं। 123 आपको मैंने बता दिया, 108 ज्वाइंट सेशन मैंने आपको बताई दिया, है ना। फिर भी आप दिमाग में ज़हन में रखिए कि आपको ये याद रखने चाहिए। 72 में क्षमादान बता दिया मैंने। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 108 में आपकी महाभियोग प्रक्रिया, है ना। तो ये मेन आर्टिकल है जो आपको यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना चाहिए। जैसे 72 है क्षमादान, जैसे 74-75 मंत्रिपरिषद से रिलेटेड, 76 है आपके महान्यायवादी, 78 में राष्ट्रपति को सूचना मांगने का अधिकार है, 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 82 डेलिमिनेशन कमीशन, 108 जो है ज्वाइंट सेशन, 110 धन विधेयक, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, 102 में संसद के सदस्यों को की जो है 105 में विशेषाधिकार, है ना। अब बिल होते हैं 3 प्रकार के, एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है, एक वित्त विधेयक वाला बिल होता है और एक संविधान संशोधन बिल होता है। तो जो साधारण विधेयक होता है वो तो नॉर्मल होता है, कहीं भी प्रस्तुत हो जाता है प्रथम द्वितीय तृतीय वाचन से, सरकारी हो निजी हो, प्रथम वाचन में आ जाता है, द्वितीय वाचन में उसको प्रवर कमेटी देखती है, तृतीय वाचन में दोनों सदनों में पास होता है। धन विधेयक वो लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर होता है। और संविधान संशोधन साधारण भी होता है, मतदान से भी होता है, विशेष बहुमत आधे से अधिक राज्यों से भी होता है। और वित्त विधेयक होता है आर्टिकल 110 के अंतर्गत। संसद में शब्दावली होती है एडजोर्नमेंट। एडजोर्नमेंट मतलब होता है संसद का स्थगन, और प्रोरोगेशन मतलब होता है संसद का सत्रभाषण। राष्ट्रपति को अधिकार है
प्रोरोगेशन करने का वो सत्र समाप्त कर दे। और एडजोर्नमेंट मतलब होता है सदन की कार्रवाई की अगली तिथि तक उसको स्थगित करना, और डिसॉल्विंग पार्लियामेंट मतलब होता है उसका जीवन काल समाप्त करना। 6 महीने तक के संसद सत्र नहीं लगता, संसद 11 से 1 बजे लगता है, फिर लंच होता है, उसका 2 से 6 बजे लगता है। वर्ड है, कुछ याद रखना, किसी विधेयक पर अगर बहस हो रही है उसको समाप्त करना है तो उस प्रक्रिया को बुलेटिन कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसको तारांकित प्रश्न कहते हैं, कुछ अनस्टार्ट प्रश्न भी होते हैं, 230 से ज्यादा नहीं पूछ सकते। अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल लाता है सरकार के खिलाफ, 10 दिन के अंदर चर्चा जरूरी है, फिर मतदान होता है, शून्यकाल 12 बजे के बाद होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा कुछ कमिटियां इंपॉर्टेंट है संसद के अंदर, वो आपको याद रखना है, पूछ सकता है। एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, तीसों लोकसभा से होते हैं, सबसे बड़ी कमेटी होती है। और अनुमान कमेटी जो है 1950 में आई, है ना, कुछ किताबों में मिलता है। 1890 में वेलफेयर की रिकमेंडेशन पर लोकलेखा कमेटी, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। सीएजी के ऑडिट अकाउंट की चेकिंग का काम करती है। इसी तरीके से एक पब्लिक अकाउंट होती है, उसमें भी 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जो पक्ष विपक्ष के ज्वाइंट रूप में कमेटी बनाई जाती है। अब जिस तरीके से मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा बताया, उसी तरीके से बाइकैम्बियल सिस्टम भारत में कुछ राज्यों में है। हमारे विधानसभा है लगभग 28 राज्यों में, और 8 यूनियन टेरिटरी में, कुछ जगह दिल्ली पांडिचेरी। और आर्टिकल 170 के तहत ये पूछा हुआ है विधानसभा है, अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। और ये मेंबर ऑफ असेंबली जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, ये 169 में इसका प्रावधान है, और 71 में इसके गठन को लेकर बात है। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और सिक्किम में ये 60 से कम है, ये अपवाद है, वैसे 500 से ज्यादा नहीं हो सकते। और ये बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र, तेलंगाना, ये 6 जगह आपके जो है वर्तमान में महाराष्ट्र में है, बिहार में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र में और तेलंगाना में, ये 6 जगह जो है ये आपके विधान परिषद है। और इसमें अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से जो व्यक्ति हैं वो इसमें मेंबर बनते हैं, और इनमें सदस्यों को जो है चुना जाता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, परीक्षा के लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पंचायती राज हमारे सिलेबस में है, तो अगर पंचायती राज को देख लेते हैं कि क्या है पंचायती राज के अंदर, है ना, क्योंकि सिलेबस में तो भाई जो काम की चीजें हैं वो हमको देखनी ही पड़ेंगी, है ना, जो जो इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज में वही है भाई, चोलों के समय से पंचायती राज आर्टिकल 40 में 2 अक्टूबर 52 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू हुआ, और उसके बाद जो है नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम आया, और 53 में फिर उसी के बाद जो है बलवंत राव मेहता कमेटी 57 में बनाएगी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में क्यों फेल है। और उसके बाद जो है फिर भारत में कमेटियों का आने का दौर चालू हो गया, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की शुरुआत हुई। बाद में देखते देखते पंचायती राज तेजी से बढ़ा, 57 में बलवंत राय, 77 में अशोक मेहता, जीवी के 85 में, लक्ष्मीमल 86 में, और इस तरीके से ये लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन पर पंचायती राज को दर्जा दिया गया। 73वें 74वें संशोधन संशोधन को लाने का श्रेय जो पीवी नरसिम्हा राव को है। इसके पहले 64वां संशोधन आया था, लेकिन वो राजीव गांधी जी के समय पारित नहीं हो पाया था। तो पंचायती राज में 29 विषय है, नगर पालिका में 18 विषय, और 73वें 74वें संविधान संशोधन के कारण ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये चर्चा में पिज़ा कानून के कारण है, क्योंकि 5वीं अनुसूची में जो पंचायती राज एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज जो मध्य प्रदेश में 22 नवंबर 2023 को लागू हुआ, और मध्य प्रदेश को मिलाकर 10 राज्य हैं जहां पर पिज़ा कानून है, जल जंगल जमीन की बात करता है। तो पिज़ा कानून जो है दिलीप बुरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पर 23 दिसंबर 96 को आया था। और मध्य प्रदेश के अलावा ये छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, इन राज्यों में ऑलरेडी लागू है। और पंचायती राज में त्रिस्तरीय पंचायत की बात जो है वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी। 243 के में जो है वो पंचायती राज के चुनाव को लेकर के बातें हैं। 243 के में जो है वो पंचायती राज के चुनाव को लेकर बात है। मध्य प्रदेश में 95 के बाद लगातार 5 बार चुनाव हुए, 6वीं बार चुनाव हो रहे हैं। तो 243 के में पंचायती राज है, और जेड ए में जो है वो नगर पालिका है। ये आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए, पंचायती राज से क्वेश्चन आते हैं। पंचायती राज में 29 विषय, नगर पालिका में 18 विषय। ठीक है, इसके बाद लगभग मान के चलिए इस पूरे टॉपिक में आपको केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के वित्त आयोग है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। इस बार 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ रहे थे, है ना। एनके सिंह जो है अभी वर्तमान में है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ लिए थे। अब कुछ हमारे यहाँ न्यायिक संस्थाएं हैं जिनको अपन देख लेते हैं आयोग से संबंधित, जैसे निर्वाचन आयोग है 324 से 329 में,
संघ लोक सेवा आयोग है 315 से 322 में, वित्त आयोग है 200 में, CAG 148 से 157 में, महान्यायवादी है 76 में, महाधिवक्ता 165 में, अंतर्राज्यीय परिषद है 263 में। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन, GST काउंसिल भी इंपॉर्टेंट है, SC/ST एक्ट है उसको लेकर के बात है, 338A में 338 में SC है, 338A में ST है, 338B में जो है वो OBC है। आई होप कि सारा कुछ आप दिमाग में रखेंगे। इसके अलावा भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था को बात करें तो देश में सुप्रीम कोर्ट है ना, चंद्रचूड़ साहब है, हाई कोर्ट 25 जगह है, और आपके जो है NGT को लेकर हेडक्वार्टर पूछ लिया था, NGT 18 अक्टूबर 2010 को बना, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और 25 हाई कोर्ट है, ये आपको याद रखना है। बाकी मैं आयोग वाले टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, है ना, लेकिन हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो 124 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, 124 में सुप्रीम कोर्ट है, 127 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, 32 में रिट है, 136 में अपील शक्ति, 137 में जुडिशियल रिव्यू है, 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट सलाह सिस्टम है, 214 में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जज की उम्र 62 साल है, 226 में रिट है, 227 में अधीनस्थ न्यायालय, 231 में 2 राज्यों का कॉमन हाई कोर्ट है, 2 राज्यों का कॉमन हाई कोर्ट है। और ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई अच्छे से पढ़ लो, आएगा, और मैंने जो जो बोला मेरे नोट से पॉलिटी से पूरे क्वेश्चन है। चाहे NGT का मुख्यालय का है तो 18 अक्टूबर 10 मुख्यालय में दिल्ली पड़ा है, ये मैंने बोला था कि हाई कोर्ट का जज की उम्र 62 है, सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र जो है वो 65 है। MP में भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए, सचदेवा जी, याद रखेंगे आप। कोलिजियम प्रणाली को लेकर चर्चा की थी मैंने, 93 में कोलिजियम प्रणाली आया था, और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो 99 संविधान संशोधन से लाने का विचार चला था, उसको कचरे की टोकरी में डाल दिया गया। और कोलिजियम सिस्टम में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर जो परामर्श मंडल बना, इसको लेकर काफी हल्ला मचा, है ना, किरण रिजिजू को इस चक्कर में हटाया भी गया। तो न्यायपालिका की संरचना को लेकर बात, और 360 में वित्तीय आपात लगने पर भी जजों की जो है वो तनख्वाह बंद नहीं होगी, आपको दिमाग में रखना है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट भाग 5 के अंदर है, 124 से 147 में, ये भाग 6 में है। और पहला सुप्रीम कोर्ट आपके 1862 में कोलकाता, बंबई, मद्रास में बना था, 214 में हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, और 128 जनवरी 50 को इसने काम करना चालू किया था। 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 250 साल हो रहे, 34 है अभी वर्तमान में, पहले 8 थे। संसद को पावर है इनकी समय समय पर सदस्य संख्या बढ़ाने को लेकर के पावर है। इसके बाद एलिजिबिलिटी मैंने बताई दिया, सिटीजन ऑफ इंडिया 10 साल तक के काम किया हो, 65 साल उसके लिए, 62 साल इसके लिए, है ना, ये भी मैंने डिस्कशन कर लिया आपका। और हटाने की प्रक्रिया मैंने बताई थी, इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा जो है कदाचार साबित होने पर न्यायाधीशों को हटा सकते हैं, कदाचार साबित होने पर जो है इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लेकर मैंने बात की थी अभी, है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कोलिजियम सिस्टम जो है उस पर करंट अफेयर्स में हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं, है ना, लेकिन फिर भी चलिए आप अपनी सरलता के लिए, ये 99वां संविधान संशोधन आया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, कोलिजियम सिस्टम को हटाने को लेकर, ठीक है। और ये सलाह का मतलब क्या है, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, ये हम लोग मेंस में पढ़ेंगे डिटेल में, जहां पर आपको बताएंगे प्रॉपर तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप अच्छे से पढ़ लें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस टॉपिक के अंदर। पंचायती राज मैंने आपको बताई दिया, अधीनस्थ न्यायालय 233 में है, अधीनस्थ न्यायालय जो 233 में है। और ट्रिब्यूनल मैंने बताई दिया आपको, ट्रिब्यूनल में मैंने आपको अभी बात करी NGT को लेकर के, कि NGT जो है 18 अक्टूबर 10 को बना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, 90 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट में आप NGT की पर्यावरण संबंधी शिकायत ले आ सकते हो। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 223A में है, मध्य प्रदेश में सैट नहीं है लेकिन भारत में कैट है। इसके अलावा उपभोक्ता अदालत है, लोक अदालत है, PIL है ना, PN भगवती ने जो कॉन्सेप्ट लाया था वो भी आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जुडिशियल रिव्यू हमने लिया हुआ है अमेरिका से 137, हम अपने जजमेंट को बदल सकते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू से क्वेश्चन बन सकता है। केशवानंद भारती के 50 साल पूरे हो रहे हैं, उसको भी आप नजरअंदाज ना करें, प्रॉपर पढ़ के जाए, ठीक है। तो आई होप कि जितना जरूरी है परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट पॉलिटी जिसको मैं कह रहा हूं वो आप देख लीजिए। प्रस्तावना में जो समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए, वो भी आप याद रखें। भारत की प्रस्तावना में हम भारत के लोग
भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उस पूरी बात को अच्छे से ध्यान रखें, खासतौर से समाजवाद, तंत्रनिरपेक्ष और अखंडता शब्द और 42वां संविधान संशोधन, ये जरूर आप याद रखें। वरीयता क्रम आप याद रखें, किसकी प्रोटोकॉल क्या है। अब यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी है, आप याद रखिए। पहले नंबर पे प्रोटोकॉल में आपके द्रौपदी मुर्मू है, सेकंड पे हमारे उपराष्ट्रपति आएंगे जगदीप धनखड़, थर्ड पे प्रोटोकॉल इनका महाशय का, उसके बाद मोदी जी का, उसके बाद राज्यपालों का। ये आपका प्रोटोकॉल लिस्ट है। फिर पूर्व राष्ट्रपति है राज्यपाल के बाद, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और ये तमाम चीजें। तो प्रोटोकॉल का स्टार्टिंग आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे। तो आयोग की मुझे लगता है पॉलिटी में जितना जरूरी है उतना हमने देख ही लिया है। अब हम थोड़ा सा कुछ संवैधानिक और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर भी हल्की फुल्की चर्चा कर लेते हैं, ताकि कोई डाउट ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे, खासतौर से जो आएंगे, जैसे निर्वाचन आयोग आ सकता है, नीति आयोग आ सकता है। तो भाग 15 में जो है, क्योंकि आयोग जुड़ा है एक पूरी यूनिट उठ के टॉपिक के रूप में, भाग 15 में है, 324 से 329 में है, और 25 जनवरी को वोटर डे मनाया जाता है। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य रहते हैं, है ना। और ये चुनाव आयोग का जो काम होता है वो इलेक्शन कराना है फेयर, और 6 साल और 65 जो भी पहले हो, और स्टेट में 6 साल या 62 जो भी पहले हो, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसका जो मेन फंक्शन है वो है न्यायपालिका को बनाना और एडल्ट सेफगार्ड के लिए काम करना। 18वें संविधान 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार 18 साल के लोग प्रॉपर वोट दे पाए बिना भय के, उस पर ध्यान रखना। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल जो पी सदाशिवन कमेटी की रिकमेंडेशन पे लागू है, याद रखें। प्री पोल और एग्जिट पोल को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, इसलिए याद रखें। 324 में आपका न्यायपालिका से संबंधित निर्वाचन आयोग से संबंधित बात है। 326 में एडल्ट सेफगार्ड है, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया और 28 मार्च 1989 को लागू हुआ। और इसके साथ 323 बी में जो है इलेक्शन डिस्प्यूट को लेकर के बातें हैं, ये आपको याद रखना है। सांसद सदस्यों की अयोग्यता को लेकर 103 में बातें हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के आप यहां पर दिमाग में रखें, एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर 10वीं अनुसूची आप रख रहे हैं। दल बदल 52वां 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके बाद 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वोटिंग के लिए 18 साल एज जो 21 से घटा के हुई, एडल्ट सेफगार्ड, इसको आप याद रखें, है ना। साथ ही साथ आर्टिकल 76 मैंने महान्यायवादी बता दिया, आर्टिकल 165 मैंने एडवोकेट जनरल बता दिया, है ना, ये आपको याद रखना है। अब सीएजी है, 148 में सीएजी है, 148 में सीएजी है, 6 साल या 65 जो भी पहले हो। सीएजी काम है कंट्रोल अकाउंटेंट जनरल का और ऑडिट अकाउंट करने का। 148 में सीएजी है, 149 में उनके काम है, 150 में उनका ऑडिट अकाउंट का सिस्टम है, और 151 में उनकी रिपोर्टिंग, वो संसद में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, इससे संबंधित बातें हैं। अब वित्त आयोग जो पहले थे वो केसी नियोगी अध्यक्ष थे, 12वें जो थे वो एम खुसरो थे, 13वें विजय केलकर थे, 14वें जो है वो आपके इसके बाद एन के सिंह, अभी 15वें के हैं। तो ये पूछ लिया था उन्होंने वित्त आयोग के बारे में कि 12वें कौन थे भाई, तो 280 आर्टिकल में वित्त आयोग है, ये आपको याद रखना है, ठीक है क्या। और अभी अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और पहले कौन थे, है ना, पहले थे केसी नियोगी, ये परीक्षा में लगातार क्वेश्चन पूछता है। पहले कौन थे, केसी नियोगी, पहले थे केसी नियोगी, उन्होंने 12वें पूछ लिए थे एम खुसरो, 13वें थे विजय केलकर, 14वें थे रेड्डी साहब, उसके बाद 15वें थे एनके सिंह, और अब 16वें हो गए अरविंद पनगड़िया, और 13वें थे विजय केलकर। उन्होंने क्या पूछ लिया था, 12वां पूछ लिया था, 12वां था एम खुसरो, है ना, 12वां था। और 42% पैसा जो है राज्यों को वित्त आयोग दिलाता है कहीं ना कहीं, ये दिमाग में आपको रखना है। इसके बाद आते हैं यूपीएससी एमपीपीएससी, मेरा आयोग वाला वीडियो पूरा सुन लेना आप। इसमें 322 में यूपीएससी के खर्चों से संबंधित बातें थी, तो 315 में यूपीएससी है, ज्वाइंट पीएससी है, और स्टेट पीसीएस के बारे में बात है। और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कि भाई एक अध्यक्ष 10 सदस्य, एक अध्यक्ष कुछ मेंबर, राष्ट्रपति 665, 662, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के भी राजेश लाल मेहरा जी हैं, और भारत में जो है यूपीएससी के मनोज सोनी जी हैं, है ना, तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, है ना, वो कैसे आते हैं ये देखेंगे आप। इलेक्शन कमीशन में 665 आ जाता है, इस तरीके का कैसे होता है, यूपीएससी में आ जाता है कई बार, है ना। तो ये एक टेबल बना लेंगे प्रॉपर तरीके से, और इसको यहाँ पर इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी स्टेट है, फाइनेंशियल कमीशन है, सीएजी है, अटॉर्नी जनरल है, एडवोकेट जनरल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, 4 साल कार्यकाल पूछ लिया था, स्टेट मानवाधिकार आयोग है, SC/ST आयोग है, सीवीसी है, सीबीआई, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी, है ना। तो इनको थोड़ा सा आप एक बार प्रॉपर तरीके से देख लेंगे, और इसके लिए आप याद रखेंगे 100वां संविधान संशोधन, जीएसटी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 279,
है ना। विजय केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन में जीएसटी आया था और अप्रैल में अभी 2 लाख से ऊपर जो है जीएसटी वसूल हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लोकपाल भी चर्चा में सोमपाल कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। नीति आयोग कब आया था, ये भी पीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि नीति आयोग कब आया था, क्योंकि वास प्लान के आधार पर योजना आयोग 15 मार्च 1950 को आया था, 1 जनवरी 2015 को जो नीति आयोग आया था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अभी जो है वी सुब्रमण्यम जो है इसके संस्था के वो हैं और सुमन बेरी जो है वो भी इसके उपाध्यक्ष है ना। तो ये आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है एनडीसी, जो 6 अगस्त 1952 को बनी, एनडीसी भी आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है कि इससे बाहर कुछ जाना नहीं है। हाँ, भाषाओं को लेकर ये पूछ सकता है कि भाई राजभाषा आयोग कायम है, तो 343 में राजभाषा आयोग है और 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो ये आप थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि लगातार भाषाओं को लेकर के प्रयास चल रहे। 22 भाषाएं हैं। अब उसमें पहले 14 थी, सिंधी जुड़ी 67 में 15वीं भाषा के रूप में। 71वें से नेपाली, कोंकणी और जो है वो मणिपुरी जी थी। नमक से आप याद रखेंगे नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। और बीएचएमएस से आप याद रखेंगे, बीएचएमएस से आप याद रखेंगे बोडो, उसके बाद मैथिली, उसके बाद संथाली, पीडीएमएस और उसके बाद डोंगरी। तो ये हो गया आपके 21वें संशोधन से सिंधी जुड़ी 15वीं, 71वें से नमक मतलब नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और 92वें संशोधन से 3वें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये टोटल इतनी भाषाएं हैं। अब इसमें शास्त्रीय भाषाएं कौन है, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और उड़ीसा है, जिनका 2000 साल का इतिहास है, उनको हम लोग बोलते हैं शास्त्रीय भाषा। तो भैया मेंटल लेवल पर रिवीजन के लिए तैयार रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और हमारे अब अगले सेगमेंट के लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर देखें, महसूस करें और ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ें, लर्न करने के बाद रिवीजन करें और खूब प्रैक्टिस करें एमसीक्यू के साथ। मध्य प्रदेश के सिलेबस में जो संविधान सभा वाला टॉपिक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी है, संविधान संशोधन प्रक्रिया है, हमने आयोग जितना कर सकते थे और जितना कम समय में हो सकता था, हमने लगभग सारा कुछ यहाँ पर जो है आपको बताने का प्रयास किया है। इसमें पहला संविधान संशोधन जो है मौलिक अधिकार से, जो भूमि स्वास्थ्य से संबंधित है, जो 9वीं अनुसूची बना वो याद रखना है। 106 महिला आरक्षण आपको याद रखना चाहिए, है ना। तो ये संविधान संशोधन को जो है आप थोड़ा सा प्रॉपर याद करके रखें। और 105 जो है वो आप याद रखें आपके ओबीसी आयोग को लेकर, 104 आपके एंग्लो इंडियन, 103 आपके इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, 102 ओबीसी को दर्जा और आपके 101 जीएसटी और 100 जो है वो बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, तो लगभग इतना तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए और भारत का संविधान जो है वो प्रॉपर तरीके से हमको यहाँ पर पढ़ना चाहिए, प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए। और आई होप कि समधन विधान समान है सभी के लिए, जो कानून ये पढ़ना चाहिए। और हमारे सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, इंस्टीट्यूशन भी है और बिना इंस्टीट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन से आयोग है उनको भी आप देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो देखना ही है, साथ ही साथ ये जो रेगुलेशन और ऑर्डर्स के साथ हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है उनको भी आपको देखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। लगातार फिर आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।